हेलो फ्रेंड। वेवेल योजना वर्ष 1945 में ब्रिटेन में इटली की सरकार आई और वाइसराय लिनलिथगो की जगह वेवेल भारत के वाइसराय बनकर आए। मई 1945 तक सारे राजनीतिक नेता जेल से रिहा कर दिए गए। 14 जून 1945 को वेवेल ने एक योजना प्रस्तुत की जिसमें निम्न शर्तें थीं। केंद्र में नई कार्य परिषद का गठन किया जाएगा। परिषद में वाइसराय तथा सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे। प्रतिरक्षा विभाग वाइसराय के अधीन होगा। कार्यकारिणी में मुसलमानों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। गवर्नर जनरल बिना कारण निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। सभी राजनीतिक दलों की एक सम्मिलित सभा बुलाई जाएगी ताकि कार्यकारिणी की नियुक्ति के लिए एक सर्वसम्मत सूची प्रस्तुत की जा सके। वेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग को बराबरी का दर्जा दिया गया। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया। जिन्ना की मांग थी कि वाइसराय की परिषद के सभी मुस्लिम सदस्य लीग से लिए जाएंगे, क्योंकि लीग ही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि है। जिन्ना की यही मांग शिमला सम्मेलन की असफलता का कारण बनी। शिमला सम्मेलन में वेवेल ने लीग को अधिक संतुष्ट करने की नीति का पालन कर मुसलमानों को एक ऐसी वीटो शक्ति सौंप दी जिसका वह किसी भी संवैधानिक प्रस्तावों के विरुद्ध प्रयोग कर सकती थी। वीटो का अधिकार जो मुस्लिम लीग को शिमला सम्मेलन में दिया गया था वह यह था कि यदि मुसलमानों को किसी प्रस्ताव पर आपत्ति है तो ऐसे प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने पर स्वीकार किए जाएंगे। ब्रेकडाउन प्लान वेवेल ने बनाया था। इसके तहत प्रस्ताव किया गया था कि दमन और पलायन के बीच का मध्यम मार्ग अपनाया जाए, जिसके अनुसार ब्रिटिश सेना और अधिकारियों को पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भेज दिया जाए और शेष भारत कांग्रेस को सौंप दिया जाए। भारत में आम चुनाव वर्ष 1945 से 46। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन में हुए सत्ता परिवर्तन के फलस्वरूप लेबर पार्टी की इटली की सरकार बनी। इसने भारत में आम चुनाव कराने की घोषणा की। दिसंबर 1945 में चुनाव परिणाम घोषित किए गए। केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिले। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। कुल 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कांग्रेस ने 30 सीटें जीती। इसमें 19 मुस्लिम सीटें भी थी। केंद्रीय विधायिका में कांग्रेस को 102 में से 57 सीटें मिली। प्रांतों में कांग्रेस को वर्ष 1937 में जहां 714 सीटें मिली थी, वहीं वर्ष 1946 में 923 सीटें मिली। केंद्रीय विधानसभा में मुस्लिम लीग ने सभी मुसलमानी सीटें जीत ली। बंगाल तथा सिंध में मुस्लिम लीग को पूर्ण बहुमत मिला। उत्तर पश्चिमी प्रांत में लीग को केवल 17 सीट मिली। पंजाब में मुस्लिम लीग सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, किंतु हिंदू सिख यूनियनिस्ट दलों ने मिलकर साझा सरकार खिजर हयात खां के नेतृत्व में बनाई। नवसैनिक विद्रोह वर्ष 1946। आजाद हिंद फौज तथा भारत छोड़ो आंदोलन की घटनाओं ने ब्रिटिश सरकार के भारतीय सैनिकों को भी प्रभावित किया। 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के गैर कमीशन्ड
अधिकारियों एवं नौसेना एवं सैनिकों, जिन्हें रेटिग्ज कहा जाता था, ने नस्लीय भेदभाव तथा खराब भोजन के प्रति प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। यह विद्रोह बंबई के नौसैनिक प्रशिक्षण पोत HMIS तलवार पर किया गया था। हड़ताली नाविकों ने एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का चुनाव किया, जिसके प्रमुख MS खान थे। विद्रोही सैनिक BC दत्त की रिहाई की भी मांग कर रहे थे, जिन्होंने जहाज पर भारत छोड़ो लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। शीघ्र ही यह विद्रोह अन्य स्थलों कराची, मद्रास तथा कलकत्ता तक फैल गया। विद्रोहियों ने जहाजों से ब्रिटिश यूनियन जैक को उतारकर उसके स्थान पर कांग्रेस, लीग तथा कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतीक वाले तिरंगे, चांद तथा हंसिया, हथौड़ा के निशान वाले ध्वज फहराए। नौसेना विद्रोह के समर्थन में 22 फरवरी 1946 को बंबई में अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन हुआ। इसमें 20 लाख मजदूरों ने भाग लिया। विद्रोहियों के दमन के लिए सरकार ने एडमिरल गॉफफ्रे को भेजा। सरकार के इस रुख को देखते हुए वल्लभ भाई पटेल ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। पटेल और जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा। 25 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने यह कहते हुए आत्मसमर्पण किया कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। कैबिनेट मिशन योजना वर्ष 1946। फरवरी 1946 में यूक्रेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, सर स्टैफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, AV अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। इसे कैबिनेट मिशन के नाम से भी जाना जाता है। कैबिनेट मिशन के द्वारा दूसरा शिमला सम्मेलन बुलाने के बाद भी कोई समझौता नहीं हो सका। अंत में मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव जारी कर दिया। कैबिनेट मिशन के मुख्य प्रस्ताव: ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राजाओं को मिलाकर एक भारतीय संघीय सरकार के निर्माण की सिफारिश की गई, जिसके पास विदेश विभाग, रक्षा और संचार रहेंगे और जिन्हें इन विभागों के लिए धन एकत्रित करने का अधिकार होगा। शेष शक्तियां और विषय राज्यों के पास रहेंगे। इसी प्रकार दोनों क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा कार्यपालिका और विधायिका की रचना की जाएगी। प्रांतों को पृथक पृथक कार्यपालिका और विधायिका के साथ ग्रुप बनाने का अधिकार होगा और प्रत्येक ग्रुप को अपने अधीन रखे जाने वाले प्रांतीय विषयों का निर्णय करने का अधिकार होगा। संघीय विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषय तथा अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास होगी। समूह: संघीय विषयों को छोड़कर सभी विषयों तथा अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास होगी। प्रांतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया: समूह क, मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, ओडिशा। समूह ख, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं सिंध। समूह ग, बंगाल एवं असम। संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। मतदाताओं के 3 वर्ग थे: सामान्य, मुस्लिम, सिख। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से 292 सदस्य संविधान सभा में चुने जाने थे। भारतीय राजाओं के प्रतिनिधियों के चुनाव का निर्णय परामर्श से किया जाना था। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। इसमें 292 ब्रिटिश भारतीय प्रांत, 4 मुख्य आयुक्त तथा 4 सदस्य 93 देशी रियासतों से होने थे। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने इसे अव्यावहारिक बताया क्योंकि इससे सांप्रदायिकता की समस्या हल नहीं हो सकती थी। सत्ता हस्तांतरण के पश्चात देशी रियासतों से संबद्ध सर्वोच्च शक्ति न तो ब्रिटेन के पास रहेगी
और न भारत सरकार के पास। सभी दलों की सहायता से शीघ्र ही एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय संविधान सभा तथा इंग्लैंड में सत्ता हस्तांतरण से उत्पन्न बातों के निर्णय के लिए एक संधि के संदर्भ में बातचीत आवश्यक थी। कैबिनेट मिशन पर प्रक्रिया। कांग्रेस के अनुसार प्रांतों को यह छूट होनी चाहिए कि वे समूहों में सम्मिलित हों या नहीं। इसके अनुसार समूहों में सम्मिलित होने की अनिवार्यता प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत के विपरीत है। संविधान सभा में विदेशी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए भी निर्वाचन की व्यवस्था होनी चाहिए। मुस्लिम लीग के अनुसार समूहीकरण की शर्त समूह ख और ग के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने तथा 26 जून 1946 को कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने 29 जुलाई 1946 को अपनी स्वीकृति वापस ले ली और पाकिस्तान के लिए सीधी कार्रवाई शुरू की। सात जून 1946 को कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार किया कि कांग्रेस संविधान सभा में सम्मिलित होगी। वर्ष 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया, किंतु लीग अपना पृथक संविधान चाहती रही। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा की तथा नारा दिया, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946। मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने से इनकार करने के बाद वेवेल द्वारा 6 अगस्त 1946 को नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। 24 अगस्त 1946 को नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई, जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, सी राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सरफराज अहमद खां, नाज़-कराम, सैयद अली जहीन और डॉक्टर C.H. भाभा आदि थे। ये सदस्य औपचारिक रूप से वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, जिसका अध्यक्ष वायसराय तथा उपाध्यक्ष नेहरू थे। 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हो गए। 26 नवंबर 1946 को लॉर्ड वेवेल ने संविधान सभा की प्रथम बैठक के सदस्यों को आमंत्रित किया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। एटली की घोषणा एवं माउंटबेटन योजना। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान दिया कि जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंपकर अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। इसके साथ ही यह भी कहा गया, यदि तब तक एक संविधान का निर्णय न किया गया तो अंग्रेजों को अधिकार होगा कि वे जिसे चाहे उसे शक्ति सौंप दे। इसके साथ ही वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को वाइसराय बनाकर भेजा गया। 3 जून को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की। स्वतंत्रता एवं विभाजन से संबंधित इस योजना को बाल्कन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान। 15 अगस्त 1947 से भारत में 2 अधिराज्यों की स्थापना हो जाएगी और सभी शक्ति इन्हें हस्तांतरित कर दी जाएगी। सिंध उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, बलूचिस्तान और असम के सिलहट जिले को छोड़कर
सभी प्रांत भारत में शामिल होने थे। पंजाब एवं बंगाल के बंटवारे के लिए रेडक्लिफ आयोग की स्थापना, दोनों अधिराज्यों को प्रभुत्व संपन्न घोषित करके उन्हें अपने अपने संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। दोनों अधिराज्यों के मंत्रिमंडलों के सुझाव पर गवर्नर जनरल को संवैधानिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाना था। 15 अगस्त से भारत मंत्री और इंडिया ऑफिस समाप्त हो जाने थे। भारतीय राजाओं को भारत तथा पाकिस्तान में शामिल होने की इजाजत दी गई। भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की इजाजत दी गई। उन्हें स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया गया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह के द्वारा पता लगाया जाना था कि वह किसके साथ रहना चाहते हैं। माउंटबेटन योजना पर प्रतिक्रिया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारतीय समस्या के हल हेतु जो सुझाव दिए उन्हें कांग्रेस कार्य समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया। 14 जून को कांग्रेस की महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, आज हमें पाकिस्तान तथा आत्महत्या दोनों में से एक को चुनना है। देश की मुक्ति पाने का यही एकमात्र रास्ता है। इससे भारत में एक शक्तिशाली संघ की स्थापना होगी। देश के विभाजन का विरोध करते हुए गांधी जी ने कहा, यदि सारा भारत भी आग की लपट में गिर जाए तो भी पाकिस्तान नहीं बन सकेगा। यदि कांग्रेस विभाजन चाहती है तो यह मेरे मृत शरीर पर होगा। इसके पश्चात गांधी जी वाइसराय माउंटबेटन से मिले तथा उनसे आग्रह किया कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, जिससे कि विभाजन को टाला जा सके। गांधी जी के इस सुझाव पर सरदार पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया। अंत में गांधी जी ने भी निराश होकर विभाजन स्वीकार कर लिया। कांग्रेस के राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता मौलाना आजाद एवं खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी ने विभाजन के प्रस्ताव का विरोध किया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति मिल गई। इस अधिनियम के आधार पर 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल तथा लियाकत अली खान प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्र भारत में लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्र शब्द के प्रयोग से स्पष्ट था, अब भारत पर ब्रिटिश संसद तथा व्हाइट हॉल का नियंत्रण नहीं रह गया। इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद ने अब तक के भारत के लिए पारित सभी अधिनियमों में महान तथा उत्तम कहा, परंतु यह अधिनियम भारत को 2 टुकड़ी में बांट गया।